Welcome to the Placement Oriented Training Program. This is Amit Kumar Rathore from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. Today we will discuss an important topic, escape sequences in C programming. हमने अभी जब भी हमने C या C++ में का वर्क किया होगा, प्रोग्राम्स बनाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम पॉपुलरली दो एस्केप सीक्वेंस मैक्सिमम यूज़ करते हैं. नंबर 1 इज /n और नंबर 2 इज /t. बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू एस्केप सीक्वेंसेस देयर आर मैनी एस्केप सीक्वेंसेस जो कैंपस प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं. पहले फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज एस्केप सीक्वेंसेस, देन हम वन बाई वन सबको एक समझेंगे और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी समझते चलेंगे. ओके, चलिए तो पहले पर समझते हैं एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या है, हाउ टू डिफाइन. चलिए, सी द फर्स्ट लाइन, कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस कंसिस्ट ऑफ बैक स्लैश. ये हम जानते हैं, जैसे मैंने /n पढ़ा है कभी, तो बैक स्लैश की ही बात करते हैं. /t आपने पढ़ा है, इसमें भी हम अपन बैक स्लैश की ही बात करते हैं. ओके, तो एस्केप सीक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कहां से होता है, यूजिंग बैक स्लैश. तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए बैक स्लैश फॉलोड बाय ए लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. Character combination consisting of backslash followed by first letter और combination of digits. ठीक है, क्लियर. और बहुत सिंपल सी अपन उसमें बोले तो प्लीज सी द थर्ड स्टेटमेंट. दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन फॉर्मेटिंग द आउटपुट एंड आर नॉट डिस्प्लेड. ये डिस्प्ले नहीं होते बट ये आउटपुट को फॉर्मेटिंग करते हैं while printing on the screen and having its own specific function. तो दिस इज द डेफिनेशन. और हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज एस्केप सीक्वेंसेस. ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंसेस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम बैक स्लैश एंड फॉलोड बाय ए सिंगल लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. क्लियर. देयर आर मैनी एस्केप सीक्वेंसेस. हम देखते हैं नीचे इस पेज पर, जो मैंने एक जनरली एक HTML पेज बनाया है, इसमें देखिए अपन नीचे आते हैं. मैंने पेज डाउन कर रहा हूं यहाँ. ठीक है, दीज ऑल आर एस्केप सीक्वेंसेस जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं. बट प्लीज रिमेंबर /n कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये तो हम जनरली पढ़ते हैं. /t बस हमने हमेशा इन दो पे ही काम किया होता है, दो ही हमने जनरली अपने प्रोग्राम में यूज किए होते हैं. बट मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बोला बैक स्लैश फॉलोड बाय सिंगल कैरेक्टर. आप देखिए ये सिंगल कैरेक्टर्स हैं, ये सब सिंगल कैरेक्टर्स हैं, ये सब सिंगल कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, और हमने एक चीज और देखी, फॉलोड बाय डिजिट्स. ये देखिए /0 /000 /XHH. क्लियर. तो हमें आज समझना क्या है, हमें आज कुछ नए एस्केप सीक्वेंसेस पे काम करना है जो पूछे जाते हैं, उनके बेस्ड प्रॉब्लम भी हम समझेंगे. क्लियर. चलिए, तो /n का वर्क वैसे भी आपको पता है. /n इज यूज्ड फॉर लाइन फीड. न्यू लाइन फीड करने के लिए हम /n का यूज करते हैं. ठीक है, अब न्यू लाइन फीड कैसे होती है वो भी मैं समझाऊंगा अभी. तो हम बिल्कुल बेसिक से एक एक पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पहले /n के बारे में, फिर अपन आगे चलेंगे. तो /n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन. ओके, न्यू लाइन मीन्स लाइन फीड. अब न्यू लाइन का मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं. न्यू लाइन का क्या मीनिंग है, आप देखें, जब भी हम एक प्रोग्राम को रन करते, मैं ही समझा रहा हूं, तो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आती है जब हम रन करते हैं और आउटपुट पर देखते हैं. तो आउटपुट मीन्स दिस इज द कंसोल स्क्रीन ब्लैक कलर की. क्लियर. इस ब्लैक स्क्रीन पर एक कर्सर ब्लिंक करता है. ठीक है, कर्सर ब्लिंक करता है. ओके,
अब जैसे ही आप इस पर कुछ भी प्रिंट कराते हैं, सपोज आई एम प्रिंटिंग हेलो, क्या इंपैक्ट दिखेगा? आप देखो, एच प्रिंट होगा, कर्सर मूव्स फॉरवर्ड, ई प्रिंट होगा, कर्सर मूव्स फॉरवर्ड, एल प्रिंट होगा, कर्सर मूव्स फॉरवर्ड, एल प्रिंट होगा, कर्सर मूव फॉरवर्ड्स, ओ प्रिंट होगा, कर्सर मूव फॉरवर्ड्स। इट मीन्स जब मेरा टेक्स्ट पूरा प्रिंट हो जाएगा, देन कर्सर उसी लाइन पर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की नेक्स्ट पोजीशन पर होगा। अच्छा, न्यू लाइन ऑटोमेटिक भी फीड होती है, कब? वो भी मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं। एक्चुअल अपना जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर टोटल नंबर ऑफ कर्सर्स या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं 80। इट मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस इज द 0 पोजीशन और लास्ट वन ऑफ दिस लाइन इज 79th पोजीशन। ठीक है, जैसे हम 81 कैरेक्टर टाइप करेंगे, ये लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक होगी और नया कैरेक्टर यहां से लिखा जाएगा इस नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लाइन कब चेंज होती है? न्यू लाइन पे आप ऑटोमेटिक कब आओगे? जब आप पर्टिकुलर एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स टाइप कर देते हो, देन 81th कैरेक्टर पर वो लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। बट एक कब होगा? जब आप 80 कैरेक्टर्स टाइप कर चुके होगे। बट मेरा मोटिव अलग है, मैं ये चाह रहा था कि जैसे मैंने हेलो प्रिंट करे, अब मैं हाई प्रिंट करना चाहता हूं, बट मैं न्यू लाइन से हाई प्रिंट करना चाहता हूं। तो माई कर्सर पोजीशन इज दिस आफ्टर ओ, तो मुझे इसे यहां से न्यू लाइन में लाना पड़ेगा। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क बी यूज /n, बी यूज /n। क्लियर? एट एनी पोजीशन ऑफ द कर्सर, अगर आप उस कर्सर को न्यू लाइन में लाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? दिस इज द /n। बट क्वेश्चन जनरली ये भी अराइज होता है कि हम /n यूज ना करें और कर्सर नीचे आ जाए, नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन पर आ जाए, तो कब आएगा? जब वो 81th कैरेक्टर होगा उस लाइन का। ठीक है, और आप उस लाइन के मिडिल से कहीं से भी कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ला सकते हैं बाय यूजिंग /n। तो ये, हालांकि ये तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास में भी बताया गया चीज़ों को। तो /n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। क्लियर? चलिए, तो /n पे बेसिक इतना ही बताते हैं, फिर अपन और भी चीज़ें समझेंगे। क्लियर? चलिए, तो /n हमने समझ लिया, /n का यूज का होता है फॉर न्यू लाइन। अच्छा, एक /a भी अपन पढ़ते हैं, तो /a फॉर अलार्म और बीप। एक्चुअल क्या है कि जब हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या कहीं भी ऐसा इंडिकेशन देना चाहते हैं कि प्रोग्राम एंड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो अपन एक बीप सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सिग्नल कब जनरेट होता है? ठीक है, जब वो उस सीपीयू में, जब अपन मदरबोर्ड की बात करें ना, वहाँ एक छोटा सा स्पीकर होता है, वहाँ से बीप आती है। तो /a के थ्रू आप एक बीप जनरेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है, अपन और आगे आते हैं। क्लियर? /t आपने पढ़ा होगा, /t फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। अगर आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना चाहते हैं तो अपन /t का यूज करते हैं। जैसे जनरली आपने टेबल का प्रोग्राम बनाया होगा, ठीक है, या कहीं डेटा को आपने शो करा होगा कॉलम वाइज, टेबल जैसी फॉर्मेट में, तो अपन यूज करेंगे /t। क्लियर? तो मैं इनको अभी जितने मैं बता चुका हूं उनको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, पहले मैंने एक्चुअली एक चेकलिस्ट बना ली है कि अपन क्या क्या कवर करते जा रहे हैं। तो चेकलिस्ट में मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो चेकलिस्ट समझ में आएगी। चेकलिस्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर? इसको हम पढ़ चुके हैं। चेकलिस्ट में हमने /n समझ लिया फॉर न्यू लाइन। चेकलिस्ट से हमने /t पढ़ लिया। एक्चुअल ए मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब जो रिमेनिंग है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, अब अपन बात करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और या रहने देते हैं यहीं पर, अपन बात करेंगे यहाँ। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ स्क्रीन, अपन समझते चलेंगे। ओके, अब मुझे बात करनी है नेक्स्ट जो एस्केप सीक्वेंस है, दिस इज /b। /b एज इट्स नेम, मैं 1 मिनट, /b की बात करें हम, /b इज यूज्ड फॉर बैक स्पेस। आप देखते हो ना कि अपने कीबोर्ड पर भी एक बटन होता है, बैक एरो बना होता है, उस पर लिखा रहता है बैक स्पेस।
बैक स्पेस का मतलब होता है टू मूव वन पोजिशन बैक फ्रॉम द करेंट पोजिशन. दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ बैक स्पेस. ठीक है, तो एक स्लैश बी से हम क्या करेंगे, कर्सर जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा उस पोजीशन से एक पोजीशन बैक मूव कर जाएगा वो. क्लियर है? ठीक है, कैसे मूव करेगा अपन समझते हैं, बट आप प्लीज रिमेंबर कर लीजिए, स्लैश बी इज यूज्ड फॉर बैक स्पेस. बैक स्पेस मीन्स द कर्सर मूव्स वन पोजीशन बैक फ्रॉम द करेंट पोजीशन. क्लियर? चलिए इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, तो अपन समझते हैं और एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा. तो हम बात कर रहे हैं बैक स्पेस. ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, बैक स्पेस एंड बैक स्लैश दोनों अलग हैं. देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं ये क्या है, दिस इज द बैक स्पेस, और अपन बैक स्लैश यहाँ पढ़ेंगे. देखो बैक स्लैश यहाँ पढ़ेंगे, तो प्लीज उसको कंबाइन मत करना, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, है ना. तो कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल शार्प आंसर देना है. जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैक स्पेस, आपको तुरंत माइंड में क्लियर होना चाहिए बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्लैश क्या होता है. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कहाँ पर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ. ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल वन, एग्जांपल वन. देखो बहुत सिंपल सा है और ऐसी कैंपस में क्वेश्चंस बनेंगे. आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लिखा क्या गया है, प्रिंट, समझते चलना, प्रिंट हेलो स्लैश बी. हाउ मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग स्लैश बी? 3 टाइम्स. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था व्हाट इज स्लैश बी. स्लैश बी इज यूज्ड टू मूव द कर्सर बैक वन पोजीशन फ्रॉम द करेंट पोजीशन. जहां कर्सर है उससे एक पोजीशन बैक होगा. अभी समझते हैं मन पूरा, और उसके बाद हाय. अब जरा अपन इसको एक अच्छे व्यू से समझते हैं, तो मैं आपको इसी पॉइंटर से समझाता हूं. देखो मेरी स्क्रीन पर जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा कंसोल ब्लैक स्क्रीन पर, आप देखो हेलो लिखा है, तो प्रिंट कैसे होता है मैं फिर से बता रहा हूं. एच आया, कर्सर आगे आया, फिर ई प्रिंट हुआ, कर्सर आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर एल प्रिंट हुआ, कर्सर फिर आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर एल प्रिंट हुआ, कर्सर फिर आगे नेक्स्ट मूव होगा, फिर ओ प्रिंट हुआ, कर्सर नेक्स्ट मूव हो रहा है. ओके, दिस इज द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर. ओके, अब समझिए, अब मैंने क्या कहा, इस पोजीशन से पहला स्लैश बी चल रहा है, ये वाला फर्स्ट स्लैश बी. फर्स्ट स्लैश बी मूव्स द कर्सर, फर्स्ट स्लैश बी मूव क्या करेगा, कर्सर वन पोजीशन बैक. ये पहला स्लैश बी हो गया. ओके, मतलब कर्सर की पोजीशन अब ए वाली हो गई. ठीक है, अब कर्सर पोजीशन ए हो गई. ठीक, सेकेंड मूव्स द कर्सर बैक वन पोजीशन, स्लैश बी से एक कर्सर और मूव हुआ क्योंकि दूसरा चला, ए वाला चल गया. अब है थर्ड स्लैश बी. थर्ड स्लैश बी क्या करेगा, मूव द कर्सर बैक बाय वन पोजीशन. मीन्स माई कर्सर करंट पोजीशन इज दिस इज द करंट पोजीशन. मेरे कर्सर की करंट पोजीशन ए वाली है. क्लियर? मैं थोड़ा सा इसको थिक कर दूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा. दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ माई कर्सर, करंट पोजीशन सॉरी. मतलब मैंने ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, ये तीनों स्लैश भी एग्जीक्यूट कर लिए. अब आती है हाय. आपको ध्यान होगा जब हम प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंट कहां से स्टार्ट होता है, जहां कर्सर की करंट पोजीशन होती है. इन दिस केस द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, प्लीज कंसीडर in this space in this example the current position of the cursor is at L, this position. तो अब प्रिंट भी कहां से होगा, यहीं से. तो प्रिंट H, और इस L पर क्या प्रिंट होगा, इस L की जगह प्रिंट होगा I. अगर मैं कंबाइंड आउटपुट देखूं तो इस L की जगह रिप्लेस क्या हो गया, H, क्योंकि इसी पोजीशन पे H प्रिंट हुआ है, और इस L की जगह क्या प्रिंट होगा, I. तो दिस मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इस HE, कैपिटल H, HI और O. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. बट प्लीज हर जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस मैं समझा रहा हूं उनको मेमोराइज करें. स्लैश बी इज मीन्स, स्लैश बी क्या करता है, मूव्स द कर्सर बैक बाय वन पोजीशन. ठीक है,
और इससे हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। मैं इसको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, ये आंसर अपना सही है गलत है ये अभी समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है HEHIO। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। और इस प्रोग्राम का नाम है escape1.c। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ अपने टर्बो में। मैं टर्बो में चला रहा हूँ। मैं फाइल मैंने ओपन की, फाइल का नाम था escape1। देखो यहीं कहीं होगी escape1, सी की फाइल है। तो मैंने एंटर किया, ये वाली फाइल थी escape1। अभी अपन प्रोग्राम भी चेक कर लेंगे। देखिए दिस इज द प्रोग्राम, हेलो /b/b/b हाय। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहीं से क्लिक किया, देन रन। प्रोग्राम रन हुआ, आउटपुट नहीं दिखा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर getcs यूज नहीं किया है। फॉर दिस टाइप ऑफ, जब हम getcs यूज नहीं करते, यूज Alt F5 और गो टू विंडो, देन क्लिक ऑन आउटपुट। यूजर स्क्रीन लिखा है ना, आउटपुट पे भी जा सकते हैं, यूजर पे देखो Alt F5, यहाँ से भी जा सकते हो। ओके, अभी क्लियर नहीं हुई स्क्रीन। एक काम करता हूँ, मैं एक लगा ही देता हूँ यहाँ पर, तो आपको प्रीवियस आउटपुट थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। CLR/SCR फॉर क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ क्योंकि पुराना आउटपुट भी था, समझ में नहीं आता। विंडो पे गए, हमने कहा यूजर स्क्रीन, Alt F5 पे चलाया, आउटपुट इज HEHIO। आप देखिए कर्सर की करंट पोजीशन O पर है क्योंकि हमने HI प्रिंट किया, और करंट पोजीशन क्या होगी, O पे ही जाएगी इसकी। दिस इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आप समझिए कैंपस में इसी तरह के प्रोग्राम्स आपको एस्केप सीक्वेंसेस पर मिलेंगे। ये तो मैंने बहुत छोटा प्रोग्राम बनाया है, अभी अपन आगे देखेंगे तो कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी मिलेंगे जिसका 2 या 3 एस्केप सीक्वेंस ऐड करके एक आउटपुट जनरेट करना होगा। आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैं वापस आया अपने प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम को समझ में आ गया। इट मीन /b पर हम काम कर सकते हैं 101%। चलिए ऐसे ही मैंने एक प्रोग्राम 2 बनाया, escape2। फाइंड द आंसर प्लीज। इजी है, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रोग्राम में मैंने बस 4 बार /b लगा दिया, 1 2 3 एंड 4। व्हाट विल बी द आउटपुट? आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, HELLO। देन कर्सर इज दिस पोजीशन, कर्सर की पोजीशन ये है। अब कराते पर मूव, कितनी बार? 4 टाइम। कर्सर मूव फर्स्ट टाइम बाय यूजिंग /b, सेकेंड टाइम इस पे आएगा, थर्ड टाइम इस पे आएगा, फोर्थ टाइम इस पे आएगा। मीन्स द करेंट पोजीशन ऑफ योर कर्सर इज E। एंड नाउ वी प्रिंट HI, कहां से? जहां कर्सर की करंट पोजीशन है। तो मैं H यहां प्रिंट करूंगा, I इसके बाद प्रिंट करूंगा, और अब मैं देखूं तो आउटपुट मिलेगा मुझे कैपिटल H I और कर्सर, ठीक है, और इसके बाद मिलेगा L, इसके बाद L, इसके बाद O। क्या आप बता सकते हैं कि कर्सर कहां मिलेगा? देखो मैंने HI प्रिंट किया है तो कर्सर की पोजीशन L पर होगी। दिस इज द करंट पोजीशन और आउटपुट इज HHILLO। चलो मैं दिखाता हूं। तो यहां पर हम क्या करें, एक और /b लगा देते हैं। तो मैंने लगाया /b और रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट देखने के लिए विंडो में गए, आपने यूजर स्क्रीन पर क्लिक किया, दिस इज HHILO, दिस इज द करंट आउटपुट। ठीक है, क्लियर? चलिए एक चीज और प्लीज याद रखिएगा कि अगर अपन बात करें एस्केप सीक्वेंसेस की तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट भी होते हैं, है ना। जब वो मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। ये क्लियर समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से हमने अभी बात की थी, मैं जना एक ओपन कर लूँ। देखिए हमने बात की थी /A हमने पढ़ लिया, /N समझ लिया, /b मेरे हिसाब से /b में आपको कोई डाउट नहीं छूटा होगा। /b समझ में आ गया होगा, इजी है, कोई टिपिकल नहीं है, इतना बहुत इजी है। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वन इज /R वेरी इंपॉर्टेंट। /R बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, /R समझना, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट पेपर देखो आप मिलेंगे। दिस इज द कैरेज रिटर्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उससे भी मत समझना। व्हेन वी यूज /R मूव्स द कर्सर, फिर सुनना, /R moves the cursor at the beginning of the line। /R moves the cursor at the beginning of the line।
स्लैश आर 1 बाई 1 कैरेक्टर मूव नहीं करेगा बैक, वो डायरेक्ट आपको उस लाइन के जहां कर्सर होगा उस लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर पर छोड़ देगा लाके। इसका मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ द लाइन, उस लाइन के बिगिनिंग कैरेक्टर पर आपकी कर्सर पोजीशन होगी। इसका मतलब जहां से कर्सर पोजीशन होगी वहीं से हम प्रिंट करेंगे बाद में। चलिए इसके बेस्ड एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, फिर अपन समझेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए मैं वापस आया अपने प्रोग्राम पर, मैंने इसके लिए आपके लिए प्रोग्राम प्रिपेयर करा है, प्रोग्राम एस्केप नंबर 3। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझे। हमने एक प्रिंट टैब लगाया और यहां लिखा हेलो, करेक्ट, मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा HELLO, दिस इज द हेलो एंड कर्सर करंट पोजीशन इज दिस। नेक्स्ट वी फाइंड स्लैश आर, अभी मैंने बताया था स्लैश आर मतलब कैरीज रिटर्न, कैरीज रिटर्न मीन्स इट मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लिखे आते हैं भाई, जब हमने कह दिया तो ये लाइन क्या करेगा, इस कर्सर को उठा के बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर ला देगा, मतलब दिस इज द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर, दिस इज द करंट पोजीशन। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट हाई HI, तो कहां से होगा, जहां से कर्सर की पोजीशन होगी, तो H यहां प्रिंट होगा, I यहां प्रिंट होगा। अब अगर मैं देखूं आउटपुट तो मिलेगा मुझे HILLO, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम का नंबर देखिए, प्रोग्राम का नंबर है एस्केप 3। चलो मैं लेके आता हूं उधर, एस्केप 3 यहां चलाते हैं अपन, इसको हटाते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। चलो मैं ओपन करता हूं फाइल ओपन करते हैं अपन यहां से, तो F3 मैंने दबाया, फाइल एस्केप 3, दिस इज द फाइल ओपन। देखो लिखा है हेलो आर, बट मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा दूं नहीं तो आपको फिर नहीं दिखेगी वो चीज़, तो मैं यहाँ लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन। ध्यान से मेरा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, स्लैश एन नहीं पूछा जाता, स्लैश टी नहीं पूछा जाता। रन, मैं आता हूँ विंडो पर, यूजर स्क्रीन, ओके, व्हाट इज द आउटपुट, HILLO एंड द करंट कर्सर पोजीशन इज ऑन L, I के बाद, क्योंकि I प्रिंट कर चुके हैं तो I के बाद जाएगी पोजीशन। यही आउटपुट तो मैंने दिखाया था आपको यहाँ भी। ओके, आई थिंक स्लैश R स्लैश B आप समझ गए होंगे बहुत इजी वे में। तो स्लैश R का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, इट मीन्स इट मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, वहां से प्रिंटिंग होगी पूरी। अब कैंपस में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका B और R से मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं। देखो मैं भी दूंगा अभी एक क्वेश्चन, आपको दिखाता हूँ ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ये भी समझ में आ गया, इट मीन्स हमने स्टार्टिंग के इतने सारे कवर कर लिए। ओके, मैं आपको अब एक नया क्वेश्चन दिखाता हूं, वो समझो आप। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख रहे हो क्वेश्चन में यहां मैंने स्लैश B भी यूज किया और स्लैश R भी यूज किया है। अब वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आउटपुट, ठीक है। चलो अपन पता लगाते हैं इसका करेक्ट आउटपुट। तो भाई सेम वही पोजीशन, आप एग्जीक्यूट करो, पेपर पे एग्जीक्यूट करो और उस फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है अपन मशीन पे चलाएंगे उसे। चलिए मैं चलाता हूं इस प्रोग्राम को, थोड़ा कर्सर छोटा कर लूं, इसका कर्सर बहुत हैवी हो रहा है। चलिए फर्स्ट व्हेन प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट स्टार्टिंग प्रिंटिंग, दिस इज द स्टार्टिंग टेक्स्ट, तो मैं लिख लेता हूं। पहले S प्रिंट होगा, कर्सर आगे, I प्रिंट होगा, कर्सर मूव, सिस्टैक पूरा प्रिंट होगा इतना, और कर्सर पोजीशन इज दिस, ठीक है। नाउ हमें मिले स्लैश B 1 टाइम, स्लैश B 2 टाइम। अभी मैंने बताया था स्लैश B इज यूज टू मूव द कर्सर 1 पोजीशन बैक, तो स्लैश B का काम है कर्सर को एक पोजीशन बैक करना। बट याद रखना कीबोर्ड का बैक स्लैश कैरेक्टर को इरेज कर देता है, बट ये इरेज नहीं करेगा, एक कर्सर की पोजीशन चेंज करता है। चलिए तो अपन 2 बार बैक करते हैं, तो बैक कैसे करेंगे, तो मैं एक बार इस पोजीशन से बैक कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम आया C पर, दिस इज द स्लैश B, ओके। अब एक बार और पोजीशन मैंने बैक की, तो दिस स्लैश B के थ्रू हो रहा है, तो करंट पोजीशन इज दिस E, मेरा कर्सर कहां होगा, E पर होगा इस समय। नाउ वी हैव टू प्रिंट CSE, वेयर फ्रॉम वेयर, E से स्टार्ट होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ C, फिर कर्सर आगे आएगा यहाँ, फिर S, फिर कर्सर आगे आएगा E, और E प्रिंट करके कर्सर आएगा आगे। तो नाउ द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इज दिस। तो जरा हम आउटपुट फाउंड कर लें, आउटपुट क्या है। तो आउटपुट देखो, आउटपुट अब बना सिस्टैक, जो आउटपुट अभी बनेगा ना,
वो बनेगा, नो सॉरी सिस्ट्रैक नहीं बनेगा, SIST बनेगा, फिर यहाँ आएगा C क्योंकि तो रिप्लेस हो गया, फिर आएगा S, फिर आएगा E, और करंट पोजीशन ऑफ कर्सर इज दिस। अभी तक तो ये निकला ना इस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट यही एग्जीक्यूट करेगा, यही प्रिंटिंग होगी। अब नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट द सेकंड स्टेटमेंट printf, but at the beginning of the second statement we find /r. What is /r? /r moves the cursor at the beginning of the line. तो भैया ये तो जो कर्सर होगा वो डायरेक्टली जंप करके कहाँ जाएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिंट अमित। कैसे प्रिंट करूंगा, कर्सर की पोजीशन यही है तो AMIT अमित स्मॉल में, सॉरी ये तो अमित ये स्मॉल में था सारा, मैं कैपिटल में लिख गया, ये कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद कर्सर पोजीशन इज दिस। तो फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज A स्मॉल m स्मॉल i स्मॉल t। रिप्लेस हो गया भाई, देखो ए से ए रिप्लेस होते जा रहे हैं, मतलब ए खत्म हो गया, एस हट गया, रिप्लेस हो गया, एस रिप्लेस हो गया, टी रिप्लेस हो गया। अब बचा क्या, सी, फिर बचा एस, फिर बचा ई। व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इज दिस, क्योंकि हमने टी प्रिंट किया है ना लास्ट में, तो टी के बाद कर्सर आया, कर्सर पोजीशन इज दिस। तो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज अमित CSE, बट द करंट पोजीशन इज ऑन सी। चलिए अपन एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम का नंबर देख लो, escape4.c बनाया मैंने इसे। अपन उठाते हैं ऐसे प्रोग्राम, मैं इरेज करता हूं सारी चीजें, और मैंने इसको F3 दबाया, सॉरी अभी इस पे कंट्रोल है, F3 प्रेस किया, इस पर हम आए, और 4 ये वाला प्रोग्राम मुझे उठाना है, मैंने उठाया। आप देखो यही लिखा है, जस्ट आई टाइप क्लियर स्क्रीन और रन द प्रोग्राम, रन, देन फाइंड द आउटपुट। विंडो पे गए, यूजर स्क्रीन, व्हाट इज द आउटपुट, दिस इज द करेक्ट आउटपुट। मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ऑन पेपर, वो ऐसा होना चाहिए। मीन्स आपको सिस्टम पर रन करने की नीड नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम देख के आउटपुट आपको पता होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ द प्रोग्राम, फाइन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आउटपुट करेक्ट आ रहा है अपना। चलिए अपन आते हैं, तो मैंने आपको कितने सारे बता दिए, देखो /r की भी बात अपन ने कंप्लीट कर ली, तो अपन ने /r कंप्लीट कर लिया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम /v पर। /v इज फॉर वर्टिकल टैब। ठीक है, जैसे टी पढ़ते ना हॉरिजॉन्टल टैब, ऐसी वर्टिकल टैब होता है /v से। बट अगर मैं इसको सी के कंपाइलर टर्बो में चलाऊंगा ना, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आउटपुट नहीं देगा, तो इसको मुझे किसी GCC पे चलाना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको एक बार, एक प्रोग्राम तो मेरे पास है /v। अब पहले अपन /v समझ लेते हैं, फिर इसको कंपाइलर पे चला के देख लेंगे क्या होता है। /v समझना, /v इज द वर्टिकल टैब, नाम से क्लियर, वर्टिकल मतलब जो अब टैबिंग बनेगी वर्टिकल बनेगी। बट कैसे, समझो। फर्स्ट, व्हेन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस टेक्स्ट विल बी प्रिंटेड। तो प्रिंट होगा पहले सिस्टेक, SISTEC। ओके, नाउ द कर्सर यहां पर होगा आपका, पक्का कर्सर की पोजीशन ये जो मैंने बना दी। अब वर्टिकल टैब मिल गया, वर्टिकल टैब का मतलब इसको वर्टिकली अलाइन करेगा वो। तो वर्टिकल टैब का मतलब समझना, वर्टिकल टैब का मतलब होता है टू प्रिंट द सेम पोजीशन बट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। याद हो गया होगा, टू प्रिंट एट द सेम पोजीशन बट नेक्स्ट लाइन। इट मीन्स मैंने क्या कहा, ये लाइन नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं यहां, दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज द लाइन नंबर 2, पोजीशन ऑफ कर्सर इज दिस। तो मैंने क्या कहा, सेम पोजीशन नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पर सेम पोजीशन, इसकी बात कर रहे हैं, पर इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ये वाली ये फर्स्ट लाइन है, और ये वाली कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन है। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल टैब का काम होता है सेम पोजीशन नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करना टेक्स्ट। तो नेक्स्ट लाइन ये है और सेम कर्सर पोजीशन ये है, तो प्रिंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, प्रिंटिंग इट CSE। ये दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। अच्छा, आपने कभी ग्राफिक्स के प्रोग्राम चलाए हो इन सी,
तो आप देखो ग्राफिक्स के प्रोग्राम में जब हम प्रिंट टैब लगाते हैं और स्लैश एल लगाओगे आप तो वर्टिकल टैबिंग कर देता है उसकी, जैसे अपनी स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स जैसा बना देगा वो। क्लियर? तो ऐसा दिखेगा, फिर उसके जस्ट नीचे से चालू हो गए नेक्स्ट लाइन से। तो वर्टिकल अलाइनमेंट इस मींस, वर्टिकल टैबिंग का मतलब ये है कि प्रिंट नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम सेम पोजीशन नेक्स्ट लाइन। याद कर लें आप, सेम पोजीशन नेक्स्ट लाइन। चलो मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ नहीं चलेगा ये, एक्चुअली इसे मुझे कॉपी करना पड़ेगा। इस कोड को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और मैं आपको ना उस पर दिखाता हूँ। ये पेज तो खैर मेरा ही बना हुआ पेज है ना, अपन इस पे आ रहा। अच्छा ये प्लीज़ ऐसे मत समझिएगा ये पेज कहीं मैंने उठाया है, ये एक्चुअल मैंने HTML पूरा बनाया है केवल आपको समझाने के लिए, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, डायरेक्ट ये मैंने एक पेज बना के, क्योंकि इस पर एक अच्छा लुक आता है। ये देखो स्क्रिप्ट भी दिख रही हैं आपको सारी चीज़ें। चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ GBD कंपाइलर, GBD कंपाइलर। आप यहाँ इजीली सी के प्रोग्राम चला सकते हो अपने, ठीक है। तो GBD कंपाइलर में मैंने क्लिक किया। आप देखो यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको, किस लैंग्वेज में चलाना है मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। इस जगह से यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं करता हूँ, तो लैंग्वेज बहुत सारी है, सी में चलाना चाहते हैं हम, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। चलिए जो कोड मैंने कॉपी किया था इसको डिलीट करता हूँ, उसको पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया, दिस इज अवर कोड। और कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप देखो, हम यूज़ कर रहे हैं /v वर्टिकल टैब। मैं चलाता हूँ, देखो आउटपुट कैसे दिखेगा। हो जाने देते, कंपाइल रन हो रहा है। आप प्लीज़ गौर करें, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ मैं लेके चल रहा हूँ आपको। देखो कर्सर दिख रहा है आपको, मूव कर रहा है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। मैं और 2-3 कलर से कर देता हूँ तो आपको और अच्छा, अरे बड़े कलर उसका पॉइंटर बढ़ा देते हैं। ये देखिए, दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सिस्टैक, और जहां सिस्टैक लिखा है उसके आगे नेक्स्ट कर्सर पोजीशन थी, उसी पोजीशन से नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हुआ है। तो /b इज यूज्ड फॉर सेम पोजीशन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मेरे हिसाब से इसी समझ में आ गई। चलिए बहुत इजी था, कुछ नहीं, सिंपल वे में अपन पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? चलिए तो हमने /b कंप्लीट कर लिया। अब ये जो नीचे के 4 जो है ना, ये तो बहुत इजी है, तो आप वैसे ही पढ़ के समझ सकते हो, मैं बताऊंगा हालांकि इम्प्लीमेंटेशन। कौन से 4 की बात कर रहे हैं अपन? ये वाले जो 4 हैं, देखो ये इसका मतलब बैक/ प्रिंट करना, इसका मतलब सिंगल कोट प्रिंट करना, डबल कोट प्रिंट करना और क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना। अगर हमें ऐसी नीड है ना कि इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, सिंगल कोट प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। होगा क्या उस केस में, तो मुझे ये लिखना, जैसे मुझे एक कोड प्रिंट करना है, स्लैश लगाना पड़ेगा, स्लैश, तो स्लैश एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, स्लैश एलिमिनेट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला स्लैश हट जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट स्लैश हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों एक जैसे हैं, एक आप इम्प्लीमेंट समझ जाओगे ना, सबका बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक चला के दिखा देता हूँ आपको। क्लियर है? एक अपन प्रिंट करके देख लेते हैं, बाकी आप इजीली कर पाओगे। बट मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 है जो नीचे के अपन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल बता दूं, देन फिर मैं इसके बताऊंगा आपको, अपन उसकी बात करेंगे। चलिए तो अपन आते हैं अपने पेज पर वापस, जहाँ मैं कोड कर रहा हूँ। तो मैं कोड पे आया, ये मेरा कोड पेज है। चलिए यहाँ मैं आ गया। अच्छा, मैं तो ऐसे ही Notepad++ पर करके मैंने सेव कर दिया है वहाँ, इसलिए मैं वहाँ से उठा पा रहा हूँ। चलिए ये अभी इसमें नहीं है, मैं नया पे बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक न्यू बनाता हूँ। ठीक है, और बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको। और मैं इस न्यू में पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम अपन रखते हैं सेव एज। एक्चुअल मेरा बिन में ही सेव हो रहा है, मैं इसका नाम रखता हूँ, चलो मैंने इसका नाम रखा escape11। आप याद रखना, escape11 से ओपन कर लेंगे फाइल अपन। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, escape11 में मुझे कुछ ऐसा लिखना है, मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ, फिर प्रिंट टैब लिखूंगा। उसके लिए मुझे ऐसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है अमित, या मुझे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम अमित। ठीक है, ऐसा लिखना है, ऐसा प्रिंट आना चाहिए। अब अगर ये स्टेटमेंट में कॉपी करके, समझ ना, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूं यहाँ, तो आप बताओ क्या ऐसा इन्वर्टेड कॉमा लिखा आएगा? नहीं होगा। क्या है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा तो प्रिंट एफ के हैं, तो प्रिंट एफ के हैं तो इन्वर्टेड कॉमा, तो ये नहीं आएगा ऐसा। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मैं चला के दिखाऊं पहले प्रोग्राम, आप चला के देख लो।
मैं इसमें एक काम करता हूँ, क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ तो वहाँ नहीं लगानी पड़ेगी। चलो मैं इसको चला के दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। तो मैं वापस अपने टर्बो में आया, मैंने यहाँ से ओपन की फाइल, और आपको ध्यान है 11 के नाम से बनाई थी मैंने, ओपन यही फाइल है। मैं वेलकम अमित लिख रहा हूँ, मैंने इस पर रन किया, ये रन किया, विंडो में आया, यूजर स्क्रीन, देखिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं आए, जबकि मुझे तो इन्वर्टेड कॉमा चाहिए थे यहाँ। ठीक है, तो अब अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमा की नीड है तो मुझे अब चाहिए एस्केप सीक्वेंस, कौन सा, स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। क्या होगा इससे, ये जो स्लैश है, ये स्लैश जो आपको दिख रहा है, इग्नोर होगा और ये प्रिंट होगा। सेम मुझे यहाँ भी चाहिए लास्ट में, तो स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। कंफ्यूज ना हो, ये स्लैश एक कैरेक्टर है जिससे इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होगा, ये स्लैश इन्वर्टेड एक कैरेक्टर है जिससे एक प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमा, और ये स्टार्टिंग और लास्ट के प्रिंट एफ के हैं। मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, रन किया, आप देखो मैं वापस विंडो में आया और मैंने यहाँ पर यूजर स्क्रीन चला दी, देखिए दिस इज द आउटपुट, इन्वर्टेड कॉमा दिखने लगे। ये क्यों आए, क्योंकि अपन ने एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज किया है, स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज द कैरेक्टर, जहाँ स्लैश हट जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, सिंगल कोड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, सारे में यही करके दिखा देता हूँ एक बार में ही। तो मैं इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक है। अभी अपने क्या लिखा था, स्लैश, पहले डायरेक्ट लिखते हैं वेलकम अमित, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वेलकम अमित, ये बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, तो मैंने कॉपी किया, 3 बार पेस्ट कर दिया। मैं अलग अलग दिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में मैंने बंद कर दिया स्लैश इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा वेयर इज अमित बट इज द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कैसे शो करूँ, स्लैश क्वेश्चन। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, रन किए, ये रन किया, विंडो पे आया, यूजर स्क्रीन, ये देखिए, अरे यार स्लैश लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ तब आपको सही दिखाई देंगी चीज़ें। अभी का सब मिक्सअप हो गई। मैं स्लैश एन और लगा देता हूँ यहाँ, एट दिस लाइन, एट द एंड ऑफ दिस लाइन मैंने लगा दिया स्लैश एन, यहाँ भी इसके बाद मैंने लगा दिया स्लैश एन लास्ट में, यहाँ ज़रूरत नहीं है। रन किया, ये रन किया, उसके बाद हम विंडो पे आए, और इस पर हमने यूजर स्क्रीन पर क्लिक किया। देखिए ये नॉर्मल थी जिसमें अपन ने सिंगल कोड लगा, वो डबल कोड लगाया था प्रिंट एफ वाला, यहाँ हमने स्लैश इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, और यहाँ देखो स्लैश क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो इट मीन्स ये जो 4 है ये तो बहुत ईजी है, ये पूछे भी नहीं जाते कभी, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पर ये 4 में से क्या क्या समझा, इन 4 में मैं बताता हूँ, 1 मिनट इसका थोड़ा सा कलरिंग चेंज कर दूँ, बहुत रेड रेड हो रहा है। ये वाला हम समझ गए, ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए। तो इनका कोई काम इतना नहीं है, इनका काम केवल प्रिंटिंग पर्पज से होता है। स्लैश प्रिंट करना है, सिंगल कोड प्रिंट करना है, डबल कोड प्रिंट करना है, क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है। बट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते कभी कभी, फ्रेंडशिप में ही पूछ लेते हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाओ इसमें इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो जाए। तो हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है भाई, चलिए तो अपन इसको समझ गए, कोई इशू नहीं। अब अपन बात करते हैं लास्ट के 3 वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको समझना बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितने मैंने बताए उसमें से क्वेश्चन किस पर पुटअप होंगे, स्लैश बी पर होंगे, स्लैश आर पर होंगे, बी पे नहीं आते, इन पे नहीं आते, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे और इस पे आएंगे। चलो तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो अपन आते हैं वापस, नाउ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड वेरियस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इन एस्केप सीक्वेंस। दीज आर /0, /000, इट मीन्स दिस इज द ऑक्टल नंबर, दिस इज द हेक्स /XHH। तो ध्यान रखना, तीनों को बिल्कुल डिफरेंशिएट करना है। स्लैश के बाद अगर एक जीरो है, दिस इज द नल, ठीक है, और स्लैश के बाद मतलब ये जीरो लिखिए, एक्चुअल जीरो रिप्रेजेंट यहाँ पर ऑक्टल नंबर हैं, तो ये 3 ऑक्टल नंबर की डिजिट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हेक्स कोड है आपके, ठीक है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। चलिए तो अपन समझते हैं इनको एक बार, वापस आते हैं अपने कोड में।
ये आए। चलिए तो मैं आपको पहले ये सब मिनिमाइज करके अपनी कोड विंडो पे लेके चलता हूँ, है ना, जहाँ मैं कोडिंग कर रहा हूँ अभी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो अपन एक काम करते हैं पहले, चूंकि ये क्वेश्चन थोड़े स्ट्रिंग बेस्ड आते हैं, तो हालांकि स्ट्रिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में जब भी आपको वीडियो रिलीज होंगे नेक्स्ट, उसमें हम आपको समझाएंगे स्ट्रिंग के बारे में पूरा कंप्लीटली, स्ट्रिंग की कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। बट मैं बहुत बेसिक फॉर्म में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा ये, ठीक। तो टेंस उस चीज़ का लोड नहीं लेना कि स्ट्रिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, हम उस पर पूरा वर्क भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्ट्रिंग समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैं आपको यही समझाऊंगा पूरा। स्ट्रिंग एक्चुअल क्या होता है, पहले समझो स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऐड करके जब एक कंप्लीट एक वर्ड बना लेते हैं तो अपन बोलते हैं स्ट्रिंग बन गई। वर्ड, कई वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हेलो, जैसे मैंने लिखा अमित, हेलो हाय, ठीक है, सिस्टैक, कुछ भी मैंने लिखा है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। आपका नाम क्या है, स्ट्रिंग है। आपका एड्रेस क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को स्टोर कैसे कराते हैं वो समझना है हमें। तो स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमें हमेशा एक स्ट्रिंग, एक एरे बनाना पड़ता है जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। तो जब हम एरे बनाते हैं स्ट्रिंग का, तो होता क्या है आप समझते चलना ध्यान से। तो एक मेमोरी में कंटिन्यूअस ब्लॉक्स जनरेट होते हैं और इसका नाम वही होगा जो अपन वेरिएबल का रखते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग नाम का एक बन जाएगा। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, है ना। और हर ब्लॉक कितने साइज का होगा, हर ब्लॉक होगा कितने साइज का, 1 बाइट का, 1 बाइट का हर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब हम कैसे स्टोर करते हैं वो समझना। अब मुझे इस स्ट्रिंग में ये पूरी, ये इन्वर्टेड कॉमा से स्ट्रिंग ओपन होगी, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होगी, मुझे स्ट्रिंग लिखना है इसके अंदर, ठीक है, समझना। तो मैं इसमें स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर लिखता चलूंगा, क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए तो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ पूरी, तो मैं लिखूंगा एच, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, ओके। इसके बाद ये /0, ये पूरा एक कैरेक्टर है, इसको स्लैश और जीरो अलग अलग नहीं करना, ये अभी अपन ने पढ़ा ना एस्केप सीक्वेंस है, तो स्लैश के साथ जीरो एक ही कैरेक्टर माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ /0, एक ही कैरेक्टर है, एक ही ब्लॉक में आएगा, हाँ। अब आ गया एच और अब आ गया आई, ठीक है। अब ये बन गई स्ट्रिंग, ऐसे बनती है स्ट्रिंग भाई मेमोरी में, ठीक है। अब जब भी हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, आप देखो ध्यान करो, जब हम एक स्टेटमेंट सेंटेंस लिखते हैं कहीं इंग्लिश में, तो हम फुल स्टॉप लगा के आते हैं। फुल स्टॉप रिप्रेजेंट करता है कि द स्टेटमेंट इज एंडेड, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम एक स्ट्रिंग को एंड करते हैं तो हम उस स्ट्रिंग के लास्ट में सिस्टम क्या करता है, एक नल कैरेक्टर पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, अपनी तरफ से एक नल कैरेक्टर पेस्ट कर देगा। ये नल कैरेक्टर मतलब /0, और एक तो इसे स्ट्रिंग के अंदर ही था, है ना, नल कैरेक्टर पेस्ट कर दिया। एक चीज और ध्यान रखना, सिस्टम जब भी इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा तो या उसके काउंट करेगा लेंथ, तो हमेशा नल कैरेक्टर पर ही स्टॉप करेगा वो, ठीक है, आप समझना। अब क्वेश्चन ही आता है इसमें, ये स्ट्रिंग बना लोगे ऐसे इजीली बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ब्लॉक्स बनाओ, उसमें सारे कैरेक्टर पेस्ट कर दो और लास्ट में /0 एंड कर, वो उसमें ऐड कर देना जैसा नल कैरेक्टर। क्वेश्चन इज दैट कि इस स्ट्रिंग का साइज कितना है मेमोरी में, इस स्ट्रिंग का मेमोरी साइज कितना है। अब समझना, /n /0 हमने लगाया, इस स्ट्रिंग में जितने भी ब्लॉक्स है हर ब्लॉक को काउंट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जहां तक स्ट्रिंग एंड हो रही है सारे ब्लॉक काउंट किए जाएंगे। तो आप काउंट करो, देखो कितनी इससे इसका साइज आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी स्लैश है, /0 की कोई टेंशन ना करो, आप तो सारे ब्लॉक जहां तक भरे हैं पूरे काउंट करना है, दिस इज द साइज। तो इस स्ट्रिंग का मेमोरी में जो साइज है, मतलब कितने ब्लॉक बने होंगे इसमें, तो ये साइज है इसका 9। चूंकि 9 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक मैंने लिखा ना एक ब्लॉक 1 बाइट का है, तो कितनी बाइट का साइज आएगा, 9 बाइट का साइज इसकी स्ट्रिंग का है। और साइज कैसे निकालते हैं, आपने बेसिक जब सी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा एक ऑपरेटर यूज करते हैं हम, साइज ऑफ। साइज ऑफ के अंदर हम जो लिख देते हैं उसका साइज वो बता देता है। तो स्ट्रिंग का मैंने साइज निकाली, स्ट्रिंग क्या है, ए वेरिएबल, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो भाई इस स्ट्रिंग का साइज बता देगा कि इसकी मेमोरी में कितनी साइज ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। और इसको मैंने एक साइज उसमें वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और यहाँ देखो प्रिंट करा रहे हैं इस लाइन में, इस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन में आपने कहा साइज ऑफ स्ट्रिंग % डी साइज,
तो इसका साइज कितना आ गया 9, दिस इज द आंसर। क्लियर। तो साइज का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बना लें, जब भी स्ट्रिंग का साइज पूछा जाए आप तो लास्ट नल कैरेक्टर तक उसको पूरा काउंट करें, कितने भी नल कैरेक्टर आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, चलो मैं इसको थोड़ा हटा दूं। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम जब स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं ना, तो लेंथ निकालने के लिए अपन एक फंक्शन यूज करते हैं strlen, स्ट्रिंग लेंथ के लिए। str मतलब स्ट्रिंग, len लेंथ, और ए इस पेरियोल मैंने रख दिया तो ये लेंथ फाइंड कर देगा। तो आप अभी मेमोराइज कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये सारे जो भी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के वो हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रिंग में, बट आप ये समझ लो कि strlen का काम होता है उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना। अब क्वेश्चन आता है कि लेंथ अपन कब तक फाइंड करेंगे। ध्यान सुनना, प्रिंट, स्ट्रिंग को प्रिंट करना और स्ट्रिंग की लेंथ दोनों नल कैरेक्टर जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम काउंट करते जाते हैं और तब तक ही प्रिंटर प्रिंट करता जाता है। ठीक है, तो हम तब तक चलेंगे जब तक कि अपने //0 नहीं मिल जाता, मतलब नल कैरेक्टर ना मिल जाए। अब देखो इस स्ट्रिंग में 2 नल कैरेक्टर हैं, आप देख रहे हो इस स्ट्रिंग में 2 नल कैरेक्टर हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है देखो 2 नल कैरेक्टर, एक नल कैरेक्टर ये यहाँ रहा और एक नल कैरेक्टर ये रहा। तो चूंकि स्ट्रिंग तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे, तो जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाएगा तो कौन सा नहीं मिलेगा, पहले मिल जाएगा ना हमें। ठीक है, तो अपन फाइंड करते हैं अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो नल कैरेक्टर के पहले जितने कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हम यही ब्रेक कर देंगे। अब कितना है 1 2 3 4 5, तो भैया यहाँ से अपन ने निकाल ली स्ट्रिंग की लेंथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई 5। ओके, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ 5। अब वो कह रहा है ये लेंथ कितनी निकाल ली अपन ने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट करो %s से, तो स्ट्रिंग भी वहीं तक प्रिंट होगी जहां नल कैरेक्टर मिल जाएगा उसके पहले तक, तो नल कैरेक्टर यहीं मिल गया तो स्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी, स्ट्रिंग प्रिंट होगी हेलो। देखो अभी क्या है, एक पहला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको, बट जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो आपको और इजी समझ में आने लगेंगी चीजें। ये क्लियर समझ में आ गई। तो /0 का मतलब होता है नल, तो इनने स्ट्रिंग में ही नल दे दिया पहले से। तो अब क्वेश्चन ये हो गए, तो साइज इसका है पूरा 9, लेंथ है 5 और लेंथ 5 है और एक क्या प्रिंट करेगा हेलो। चलो इसको अपन चला के देखते हैं, इसको फिर समझेंगे। तो मैं वापस आया अपने जीसीसी कंपाइलर में, तो यहाँ आ गए हम और मैं देखो पूरा वही प्रोग्राम लिखा है जो वहाँ लिखा था हमने, मैंने रन कर दिया। अपन चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, मैं ऊपर कर दूंगा इस स्क्रीन को, देखिए आउटपुट देखिए, साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 9, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5 और व्हाट इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज हेलो। ऐसे क्वेश्चन पर आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत तैयार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस केस में। ये क्लियर। तो ये आउटपुट सही आ रहा है, करेक्ट है। चलिए अब सेम ऐसे ही, ध्यान समझना, सेम ऐसे ही अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें मैंने वो string.h नहीं लगाया, ये लगेगा इसमें ना, वो देख लेना इसमें लगा है। चलो सेम क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है और फिर से वही काम करना है। आप कहाँ गलतियाँ करेंगे मेरा बस मोटिव है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। चलो अब अपन बात करते हैं, फिर से बनाते हैं स्ट्रिंग। कोई क्वेश्चन है सेम, हेलो हाय, वही हेलो हाय, अंतर कर दिया मैंने बीच में, समझो। अब मैं बना रहा हूँ फिर से एक एरे, मैंने एक एरे बनाया और इस एरे में ब्लॉक्स बनाए। देखो ध्यान से देखना, मैं इस एरे में फिर से ब्लॉक्स बना रहा हूँ, मैंने बना दिए ब्लॉक्स, आड़े टेढ़े हैं चलेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। चलो अब मैं इसमें ए स्ट्रिंग के कंटेंट रख रहा हूँ, इस स्ट्रिंग के कंटेंट रख रहा हूँ। पहला आ गया एच, ध्यान से देख चलना, दूसरा आया ई, तीसरा एल, चौथा एल। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ गया एच ई एल एल। अब आएगा ओ, तो मैं ओ भर दिया। अब आएगा /0, ठीक है, तो मैं भरूंगा /0। फिर आएगा 6 1, तो मैं लिखा 6 और 1। फिर आएगा एच और आई, तो मैं लिखा एच और आई, और लास्ट में लगाऊंगा /0। जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और आप अगर जल्दबाजी में ऐसा फटाफट लिखे आओगे, इस तरह से करके आओगे ना, तो ये आपका आंसर गलत आएगा 101%, क्योंकि हमने सोचा नहीं। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था अभी कि /0 का एक कैरेक्टर मानना, बाकी सारे कैरेक्टर को लिख देना। करेक्ट, मैंने सही बोला, आप भी सही बोल रहे हो इस चीज को। ये क्लियर समझ में आ रही है। अब गलत क्यों है वो समझो, अब मैं इसको सही करके बता रहा हूं आपको। एक्चुअल हमने क्या करा,
चूंकि अपन तो लास्ट एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, तो लास्ट एग्जाम्पल अपन जैसे ही पढ़ा वैसे हमने समझ लिया। बट यहाँ समझो स्लैश 0 के बाद 2 डिजिट और हैं, दिख रही है आपको? अब मैं जरा आपको पुराने उसमें लेके चलता हूँ जहां मैं समझा रहा था, अपने वेब पेज पर। ये मेरा वेब पेज है, रुको। मैंने आपसे ये कहा था, आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपसे कहा था कि स्लैश के साथ एक 0 आएगी, दिस इज द नल, बट स्लैश के बाद 3 डिजिट आएंगी तो वो ऑक्टल नंबर होगा, वो नल नहीं होगा। दिस इज नॉट द नल, ये स्ट्रिंग का नल नहीं है, ये तो ऑक्टल नंबर है। और हमने क्या करा, इसकी 2 0 काउंट नहीं की, हमने पहली वाली काउंट कर ली। देखो हमने यही तो केस हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ये हम जो पढ़ रहे थे ना यही तो गड़बड़ कर दी हमने। स्लैश 0 को नल मान लिया, 61 को अलग मान लिया। नहीं, दिस इज द ऑक्टल नंबर। ये जो अपन देख रहे हैं दिस इज द ऑक्टल नंबर, ये पूरा एक सिंगल कैरेक्टर है, दिस इज द कैरेक्टर। और कौन सा कैरेक्टर है? एक ऑक्टल नंबर पर आस्की टेबल में जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर यहाँ प्रिंट होगा। ऑक्टल नंबर पर जो आस्की कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होगा। इट मीन समझना। अब अपन इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए बिल्कुल सीधे समझ लेते हैं चीजों को, समझो। अब डायरेक्ट निकालना बता रहा हूँ, साइज कैसे फाइंड करते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं यार, फिर देखें, नेक्स्ट से बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 3 मैं बनाता जा रहा हूँ इसमें ब्लॉक्स, चलो बताता जाता हूँ, कोई बात नहीं। एच फिल करो, एच ई स्ट्रिंग में भरना है भाई, एल एल ओ, एल एल ओ। अब कैरेक्टर ध्यान करो, ये एक सिंगल कैरेक्टर है, एक ही ब्लॉक में आएगा, 0 6 1, एक ही कैरेक्टर में आएगा पूरा। ये दिस द कैरेक्टर, बताऊंगा क्या होता है। ये ऑक्टल है लेकिन दिस इज द ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ठीक है भाई। उसके बाद एच, फिर आएगा आई, और यहाँ आ जाएगा अपना स्लैश 0, क्योंकि अपन ने ऐड करना है ये। अब पहले अब छोड़ो सारी चीजें, क्योंकि इस ऐसे केसेस में मैं आपको बताऊं, इस ऑक्टल नंबर पे कौन सा कैरेक्टर नहीं पूछा जाता कभी। इट मीन्स ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये लाइन वही पूछी जाती है, यहाँ नहीं पूछी जाएगी आपसे। बस 2 ही पूछी जाएगी, लेंथ बता दो, साइज बता दो। मैंने हमेशा बताया साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्लूडिंग स्लैश 0, जो अपन लास्ट में लगाते हैं वो होता है साइज। काउंट कर लो तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक कैरेक्टर है, 7 8 9, कितने हो गए? 9। अब मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो काउंट करो, डायरेक्ट काउंट करना है, मत नहीं बनाना इतना सारा तामझाम। एच यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओके। ये पूरे एक कैरेक्टर 6 7 8, और आप ध्यान करो मैंने बताया था एक स्लैश 0 एक्स्ट्रा लगा देना, दिस द 9 कैरेक्टर। मतलब इसका साइज क्या है स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग का साइज इज 9, समझ में आ गई? स्ट्रिंग साइज इज 9। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है देखो, ये स्लैश 0 नहीं है, नल नहीं है, दिस इज नॉट नल, ये नल नहीं है, ये आप जो काउंट कर रहे हैं ये नॉट नल, नल नहीं है। ये आप सोचो ना ये नल है, तो ये नल नहीं है। दिस इज द कैरेक्टर, ऑक्टल कैरेक्टर, मतलब ऑक्टल नंबर पे आस्की टेबल पे जो कैरेक्टर को मैं दिखाऊंगा अभी टेबल आपको थोड़ी देर बाद, तो ये कैरेक्टर है। अब मैं कह रहा हूं काउंट करो लेंथ, तो लेंथ आपने बताया था, लेंथ कहां तक काउंट करते हैं? जब तक स्लैश 0 नहीं मिल जाता, काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गया, खत्म। दिस इज द 8, तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 8। हम वैसे भी काउंट कर सकते थे, यहां से भी तो काउंट कर रहे हैं, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नल मत जोड़ो। तो बहुत आसान सा तरीका हो गया अगर अपन नल ना जोड़े। लेकिन कौन से केस में? जब स्लैश 0 बीच में ना हो, ऑक्टल हो या हेक्स हो, तो अपन लगा सकते हैं। तो इसमें इसका साइज हो गया कितना? 9, और लेंथ हो गई इसकी 8, ठीक है भाई। चलो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। अपन इस प्रोग्राम को फिर से कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ लेके चले हैं? इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं अपने GVT कंपाइलर में। आप उसमें भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने रन कर दिया, अभी आउटपुट आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। आउटपुट देखिए, यहाँ देखिएगा, देखो यही तो निकाला था अपन ने, 9 और 8 लेंथ। अब देखो इसके बीच में एक ही आ गया 1, 1 क्यों? क्योंकि 0 6 1 अपन ने लिया है ना, यहाँ 0 6 1, 0 6 1 ये ऑक्टल वैल्यू को 1 होता है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको दिख रही होगी आस्की टेबल। मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो इस आस्की टेबल में ये आस्की कैरेक्टर्स हैं, ये डेसिमल नंबर्स हैं। मैं वेरीफाई करा दूं पहले, आपको ध्यान है जब अपन आस्की टेबल पढ़ते तो अपन कहते थे कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है, करेक्ट है।
मतलब मैं सही ASCII टेबल यूज कर रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, अब ये एक कंबाइंड फॉर्मेट में बाइनरी इसकी ए होगी, बाइनरी फॉर ए, ऑक्टल फॉर ए और हेक्स फॉर ए। समझ में आ गया? अब अपन ऑक्टल की बात कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन कर रहे थे ऑक्टल की बात। तो ऑक्टल में अब ऐसा नंबर देखो, जो नंबर कौन सा 061, ऑक्टल की बात करेंगे ऑक्टल की। तो ऑक्टल में अपन आए, एक मिनट और नीचे में कर लूँ इसको। तो ऑक्टल में 061, वेरी गुड, मिल गया। देखो भाई, दिस इज द ऑक्टल नंबर और इस पर बेस्ड ASCII वैल्यू क्या है? 1। इस पर बेस्ड ASCII वैल्यू क्या है? 1। तो जब मैं आउटपुट आपको दिखा रहा था तो आउटपुट में भी क्या दिख रहा था? 1। तो आउटपुट में देखो 1 आ रहा है, दिख रहा है? बड़ा करूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आउटपुट में भी क्या दिख रहा है? एक मिनट को मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। अब दिख रहा है आउटपुट A1, क्लियर है ना? तो ऑक्टल नंबर का आउटपुट दिखा दिया उसने। तो आपसे आउटपुट नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि आप ऑक्टल नंबर कहाँ तक याद करोगे? नहीं, वो केवल दो चीजें पूछेगा, इसकी साइज बता दो, इसकी लेंथ बता दो। बट हमें कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है कि हमें केवल /0 नहीं सोच के चलना है, हमें सोच के चलना है कहीं ये कॉम्बिनेशन ऑक्टल तो नहीं है। ऑक्टल होगा तो पूरे एक कैरेक्टर माना जाएगा, तो अपनी काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। चलो सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बट अब मैं स्ट्रिंग बना के नहीं दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट सोचो। बताइए, ए स्ट्रिंग है, इसका ए नहीं फाइंड करना है, ए नहीं फाइंड करना है, इसका केवल साइज फाइंड करना है हमें और लेंथ फाइंड करना है, बस। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो स्लैश के बाद 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है, तो 0 है ही नहीं। तो क्या मैं /1 एक ले लूं? /1 कुछ होता ही नहीं है। तो A3 का बनेगा एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, दिस इज द ऑक्टल नंबर। ठीक है भाई, ये ऑक्टल है। अब काउंट अपन कर लेते हैं। साइज निकालने के लिए /0 भी ऐड करना, मतलब इस स्ट्रिंग के लास्ट में /0 लगा होगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5, एक कैरेक्टर 6, H7, I8 और A9, स्ट्रिंग इज 9। लेंथ /0 से पहले तक का सब काउंट कर लो, तो लेंथ हो जाएगी 8, तो साइज हो जाएगा 9 और लेंथ हो जाएगी। अब इजी हो गए होंगे क्वेश्चन आपके लिए। कुछ नहीं होता है, एक क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो सिमिलर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और प्रिंट नहीं पूछेगा इसमें आपसे स्ट्रिंग से, क्यों? क्योंकि आपको ऑक्टल नंबर की ASCII कोड थोड़ी याद है ना? तो इस बात ही पूछेगा, इसका साइज बता दो, इसकी लेंथ बता दो, बस इतना काम आएगा। क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको। चलो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्केप 9। ये भी आप कर सकते हो आसानी से, सेम वही पैटर्न है। ये देखो, ये भी ऑक्टल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिमिलर पैटर्न पे हैं। और ये क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, मैं क्वेश्चन के टेक्स्ट फाइल बना के भेज दे दूंगा, है ना? अब आते हैं अपन नेक्स्ट, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बनाया है। अब क्वेश्चन वही है कि स्ट्रिंग का क्या निकालना है? साइज, और स्ट्रिंग की क्या निकाली? लेंथ। अब अपन पहले समझ तो लें कि स्ट्रिंग में लिखा क्या है। चलो, तो यार ये गड़बड़ हो गई, यहाँ तो स्लैश के बाद x लगा है, ये तो और इजी हो गया। स्लैश के बाद अगर x लगा है, तुरंत समझ जाओ दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। और मैंने बताया था HH, ध्यान करो, मैं दिखाता हूँ, देखो आप देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। तो मैं अपनी वेब पेज पे आ गया, देखो नीचे का देखना, नीचे जो मैंने दिया है ना ये वाला, ये देखो x का नंबर, XHH, HH का मतलब हेक्स कोड, है ना? हेक्स कोड जो होते हैं ना 0 से 15 के बीच में, 0 to 9 और A से लेके F तक का, या कोई भी नंबर मिल सकता है आपको। अच्छा, ये भी मत समझना कि यहाँ पर अरे x लगाया और 0 लगा दिया, तो हो सकता है हेक्स कोड का, हेक्स कोड की वैल्यू 0 से लेके 15 तक होती है, 0 से 9 और A से F तक, है ना? तो यह मिल सकता है ऐसा। क्लियर? चलो, तो मैं इसको और एक बार बता दूं। अब काउंट करो, अब काउंट करना आसान कर बता दिया मैंने। ये देखो, ये पूरा एक हेक्स कोड है, कौन सा है? दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, एक कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 ये 6, फिर 7, फिर 8, और एक नल कैरेक्टर लगाना मत भूलो, गलत लग गया, नल कैरेक्टर मत भूलना, 9, क्योंकि स्ट्रिंग में नल जरूर लगेगा लास्ट में, जैसे सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। तो हमने निकाला, साइज हो गई 9। अब लेंथ देखो, लेंथ जब तक कि /0 तक काउंट ना कर लें, तो लेंथ हो गई 1 2 3 4 5, पूरा कैरेक्टर 6 7 8, लेंथ इज 8। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस होता क्या है, इतना जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, थोड़ा हैवी लग रहा हो, हैवी नहीं है क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट चूंकि हमें उस चीज़ की जब अवेयरनेस नहीं होती तो हम गलत करके आते हैं, अब नहीं करोगे आप गलत। तो मैंने आपको यहाँ पर 11 एग्जाम्पल्स बताए, हर एक पैटर्न के,
ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से ना, आई थिंक आपको ये जितना मैंने बताया, जितने मैंने आपको एस्केप सीक्वेंसेस समझाए हैं, और ध्यान रखना इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। स्लैश फिर रिवाइज करा रहा हूँ, स्लैश बी स्लैश आर स्लैश भी, ठीक है। उसके बाद आपके स्लैश जीरो नल कैरेक्टर स्लैश 000, जीरो रिप्रेजेंट द ऑक्टल नंबर, है ना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें हेक्स कोड की, तो स्लैश XHH। तो भैया ये आपके जितने एस्केप सीक्वेंसेस हैं इन पे ही बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, और बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, बट आपको जानकारी होना चाहिए। आई थिंक वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपेयर करें, जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो एग्जाम्पल खुद लिखें, चला के देखें, इसी पैटर्न के डिफरेंट क्वेश्चंस आप ढूंढें और उन पे एक्सरसाइज अपनी करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।